हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लेके आए लेक्चर नंबर थर्ड। अभी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात कर लिया था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात कर लिया था, यंग मॉडल्स के बारे में बात कर लिया था, शेयर मॉडुलस के बारे में बात कर लिया था, पॉइजन रेशियो के बारे में बात कर लिया था, बल्क मॉडुलस के बारे में अपन ने बातें कर ली थी। तो अब आगे अपन बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारे हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ये कह रहा है माइल्ड स्टील के लिए अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब जब अपन लोड लगाते हैं स्टील के ऊपर तो किस तरह से इसके अंदर स्ट्रेस होंगी, मतलब जो रेजिस्टेंस कैसे आएगा और स्ट्रेन आपकी क्या होगी। तो अपन ने देखा कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा इसमें मैंने देखा ये मेरा हॉरिजॉन्टल पे जो है स्ट्रेन होगा, वर्टिकल पे आपका रेजिस्टेंस जो स्ट्रेस होगा। जो कर्व चलेगा ये कहता है कि जब ओरिजिन पॉइंट स्टार्टिंग से जीरो से अपन यहाँ से चालू हो रहे हैं, अब ये कह रहा है जैसे जैसे मैं लोड लगाऊंगा तो मैं देखूंगा कि कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आएगी। आपका स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, आपका ये पॉइंट कहलाएगा आपका, यहाँ मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया ए, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ अपन देखेंगे इन कर्व, अगर मैं देखता हूँ इन कर्व में मैं देखता हूँ पॉइंट ए जो मैंने मार्क किया, पॉइंट ए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट ए कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। पॉइंट ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह लिमिट जहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भैया जिस रेशो में रेजिस्टेंस आ रहा है, जिस रेशो में स्ट्रेस आ रही है, उसी रेशो में आपका स्ट्रेन आपका आएगा। मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस जितना आ रहा है उतनी आपके स्ट्रेन आती जा रही है, मतलब बिल्कुल सीधे समानुपाती है। तो आपने देखा था हुक्स ने एक लॉ पढ़ाया था, एक तरह से हुक्स का एक लॉ पढ़ा था आपने, हुक्स लॉ पढ़ा था ना भैया आपने। हुक्स ने कहा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसने यही तो कहा था कि स्ट्रेस सीधे स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन ने देखा कि जो हुक्स का लॉ था वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक वैलिड होता था। तो एक तरह से वो कह रहा है हुक्स लॉ वैलिड अप टू दिस लिमिट, मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक वैलिड आपका होता है। फिर वो कहता है कि और आप लगाओगे तो फिर आगे एक पॉइंट आता है, यहां एक पॉइंट आएगा बी, ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट जो कहलाता है वो कहलाता है पॉइंट जो बी होगा ये आपका कहलाता है इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ये कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह लिमिट जहां तक आप उस बॉडी को डिफॉर्म करें, बॉडी डिफॉर्म हो जाए, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए, और जैसे ही अपन लोड को हटाएं वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन को रिगेन
कर लेते हो तो जहाँ तक ये पॉसिबल हो रहा है वो लिमिट कहलाती है इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट कहलाती है आपका? इलास्टिक लिमिट। तो अपन देख लिया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह लिमिट, वो कहेगा कि भाई इलास्टिक लिमिट क्या होती है। वो कह रहा है किसी बॉडी में या किसी बॉडी को स्ट्रेन करते समय या किसी बॉडी पर लोड लगवाते समय वह लिमिट जहाँ तक इसमें लोड लगाया जाए बॉडी डिफॉर्म हो जाए, जैसे ही लोड हटाया जाए ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रीगेन कर ले, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती हो, तो जहाँ तक ये पॉसिबल हो रहा है वो कहलाती है इलास्टिक लिमिट। मतलब जब आप लोड लगाओगे यहाँ भी आपका है, यहाँ भी है, मतलब लोड लगाओगे डिफॉर्म होगी वापस आ जाएगी। ये लास्ट, मतलब यहाँ इन पॉइंटों पर तो है ही, पर ये लास्ट लिमिट है जहाँ तक लोड लगाओगे बॉडी डिफॉर्म हो। अब आप ऐसा नहीं कि ए पॉइंट तक ये नहीं हो सकता, ए पर तो आप ए पर भी लोड लगाओ बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, लोड हटाओ बॉडी वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। पर ये है लास्ट लिमिट, बी वाला पॉइंट जो है वो लास्ट लिमिट है कि भैया लोड लगा रहे हो बॉडी डिफॉर्म हो रही है, लोड हटा दिया वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन कर लिए। तो ये अपन ने देख लिया बी पॉइंट जो है वो मेरा कहलाता है इलास्टिक लिमिट। आगे मैंने कहा वो आगे कहता है कि आगे जब जाएंगे तो ये आपसे कहता है कि कुछ इस तरह से ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, सी और डी जो पॉइंट हैं ये कहलाते हैं यील्ड पॉइंट। कौन से पॉइंट कहलाते हैं भाई? यील्ड पॉइंट। यील्ड मतलब जहां पर बॉडी की यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है। यील्डिंग का मतलब कि कम लोड पर ही डिफॉर्मेशन तेजी से आने लग जाता है, या ये कहो कि एक तरह से जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो आपने देखा जो सी है ये कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, और जो पॉइंट डी है ये कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट। तो आपने देखा सी से डी क्या हुआ, एक तरह से देखो डिफॉर्मेशन तो तेजी से आ रहा है और रेजिस्टेंस जो स्ट्रेस है वो क्या हो जा रही है, क्योंकि स्ट्रेस कम होती चल जाएगी, रेजिस्टेंस कम आती, इसलिए मैंने देखा ग्राफ नीचे की तरफ आपका दिखेगा। मतलब डिफॉर्मेशन तो आ रहा है तेजी से और रेजिस्टेंस हो गया है कम। तो ये कहलाते हैं आपके यील्ड पॉइंट कहलाते हैं। इस वाले एरिया में अगर देखें तो ये कहलाता है इलास्टोप्लास्टो जोन, इलास्टोप्लास्टो जोन। मतलब समझाऊंगा इलास्टोप्लास्टो जोन का मतलब क्या है। अब अपन ने देखा कि जैसे ही यील्डिंग आपकी खत्म होगी वापिस अब ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये डी। तो डी से ई जो है ये कहलाता है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि उस बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो आपका परमानेंट आ जाता है। अब आप लोड हटाइए तब भी बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं जा पाती है। तो ये डी से ई जो है ये कहलाती है प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक लिमिट बोलो या प्लास्टिक जोन। तो आपने देखा डी प्लास्टिक। अब सी डी क्यों था, देखो बी तक तो कंप्लीट इलास्टिक थी, लोड लगाओ बॉडी डिफॉर्म होगी, लोड हटाओ बॉडी वापस अपने ओरिजिनल में आ जाएगी। तो यहाँ तक तो कंप्लीटली वापस आ जाती थी, इसमें परमानेंट हो गया। तो मैंने देखा बीच वाला जो है सी से डी, जब आप यहाँ इस पोर्शन तक लोड लगाते हो और वापस हटाते हो तो ना तो बॉडी पूरी तरह से वापस पहुंच पाती है मतलब ओरिजिनल शेप में, और ना ही परमानेंट डिफॉर्मेशन रह पाता है कंप्लीटली। इसलिए वो मैंने लिखवाया इलास्टोप्लास्टो जोन। मतलब ना तो कंप्लीटली इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना ही कंप्लीटली प्लास्टिक प्रॉपर्टीज आपकी हैं। तो अपन देखा डी। अब इसके बाद वापस क्या होता है कि वापस जब इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो बॉडी जो है कुछ वापस रेजिस्टेंस लेने लगती है। मतलब वापस ये कहलाता है जो ई वाला, जो ई से मैं देखूंगा ई आफ्टर ई जो कहलाता है, आफ्टर ई मतलब ई के बाद में ये कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन।
स्ट्रेन हार्डनिंग जोन का मतलब क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन का मतलब यह है कि जब आप इस पर इसे आगे लोड लगा रहे हो तो अब ये कांस्टेंट स्ट्रेस पे नहीं आएगी, अब वापस से रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाता है। तो कई बार तो आपसे पूछ ही लेता है कि बताइए माइल्ड स्टील में स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है या नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल जो है माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन हार्डनिंग जोन आपका होता है। तो आपने देखा, अब आपने देखा कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि फिर ये आगे जाकर ऐसे यहाँ जाकर ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको, ये वाला पॉइंट देख लो, ये DEFG, ये G पॉइंट है, क्योंकि थोड़ा इधर भी लिख गया। G है रप्चर स्ट्रेस, और F जो है, F वाले को मैं यहाँ लाके लिख रहा हूँ अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अपन देखा कि F जो पॉइंट है वो आपका होगा अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब उस मटेरियल के द्वारा मैक्सिमम की गई जो रजिस्ट की गई जो स्ट्रेस है वो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाती है। तो उसकी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैपेसिटी है क्या कहलाती है? अल्टीमेट स्ट्रेस आपकी कहलाती। फिर मैंने देखा कि उसके बाद क्या होने लगेगा, अगर और कंटिन्यू लोड लगाते जा रहे हैं तो उस मटेरियल में नेकिंग होकर, नेकिंग मतलब वो वहाँ से पतला, जब मैं इसको खींचूंगा तो यहाँ से एक जगह से वो पतला होकर, नेकिंग बोलते हैं मतलब एक तरह से वो बढ़ेगा ना, तो नेकिंग होकर वो G पॉइंट पर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, जिसे आप रप्चर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं या जिसे रप्चर स्ट्रेस अपन कहते हैं। तो अपन ने देखा कि ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए। सबसे पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डेफिनेशंस देख लें। सबसे पहली जो होगी वो कह रहा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? वो कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह लिमिट जहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाती है, और हुक्स का जो लॉ है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड होता है। बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट, वो कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह पॉइंट जहां तक किसी बॉडी को डिफॉर्म करूं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाए, और जैसे ही मैं लोड को वापस हटाऊं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में चली जाती हो। तो जहां तक ये पॉसिबल हो पा रहा है वो कहलाता है आपका इलास्टिक लिमिट। सी और डी है यील्ड पॉइंट, मतलब यील्डिंग होने लग जाएगा। अभी आपका वो माइल्ड स्टील फेल नहीं हुआ है लेकिन बढ़ने लग जाएगा, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन जो है और ज़्यादा तेज़ी से आने लग जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा, डिफॉर्मेशन तेज़ी से, वो कहलाता है यील्डिंग। जहाँ से ये चालू होता है सी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट, जहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है क्या कहलाता है? लोअर यील्ड पॉइंट। फिर मैंने देखा डी प्लास्टिक जो लिमिट या प्लास्टिक जोन, जिस जोन में उस बॉडी के ऊपर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब लोड लगाने के बाद भी ये वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती है, क्या कहलाती है? आपका प्लास्टिक जोन कहलाता है। प्लास्टिक जोन के बाद जब मैं लोड लगाऊंगा तो वापस से इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग जोन डेवलप होने लग जाता है, मतलब अब ये आसानी से नहीं बढ़ेगी, वापस इसमें रेजिस्टेंस आने लग जाता है। तो अपन देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस आ रहा है आपका डिफॉर्मेशन लाने के लिए, अब आप ऊपर जाने लगे हो, रेजिस्टेंस ये कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग जॉइन। एफ पॉइंट मैक्सिमम रजिस्ट की जा सकने वाली जो स्ट्रेस है उस बॉडी के द्वारा क्या कहलाता है? आपका अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। और उसके बाद भी अगर उस बॉडी को अपन कंटिन्यूली लोडेड कर रहे हैं, कंटिन्यूस के ऊपर अपन लोड लगा रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि वो बॉडी जो है जी पॉइंट पर जाकर नेकिंग होकर वहाँ से पतली होकर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ये जो पॉइंट है क्या कहलाता है? जो जी पॉइंट रप्चर स्ट्रेस, यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो आपकी रप्चर स्ट्रेस कहलाती है। तो इस तरह से अपन ने देख लिया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आपके क्या होता है या किस तरह से अपन देख पाते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बातें हो जाते हैं कि भाई व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
अब मैंने जो आपको भेजी थी, थ्योरी भेजी थी, उसमें कुछ और डेफिनेशंस आपकी थी। अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ और डेफिनेशन थी। क्या क्या डेफिनेशन थी? पहली तो देखो इलास्टिक लिमिट थी, जो मैंने देख लिया था, इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी बोलूँ मैं। सेकंड थी प्लास्टिसिटी। थर्ड थी डक्टिलिटी। फोर्थ थी मैलेबिलिटी। फिफ्थ थी ब्रिटलनेस। तो एक बार इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वापस मैं इन प्रॉपर्टीज़, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, मैलेबिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस आपका क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर आप आगे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।